नमस्कार। अभी तक जो हमारा जो चैप्टर्स थे वो चल रहे थे सबूत। अभी क्या चल रहे थे? सबूत, या ये कहें कि चैप्टर का नाम बता देता हूं आपको। एविडेंस के बारे में चल रहा था। व्हाट इज द ओरल एविडेंस, और ओरल एविडेंस क्या होती है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या होती है। तो अब ये चैप्टर जो था, जो एविडेंस के विषय में था, वो खत्म होने वाला है। और उसके बाद एक सेक्शन 94 में आपको और बताया जाएगा, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और अब आगे चालू होगा हमारा बर्डन ऑफ प्रूफ। तो सबूत को सिद्ध करने का भार किस पर होगा, ये अब हमारा अगला चैप्टर होगा सर। तो हमारा जो चैप्टर है अगला, वो होगा सबूत सिद्ध करने का भार किस पर है, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है। तो सबसे पहले हम 94 को देख लेते हैं, जो इसमें दो डॉक्यूमेंट थी। एक तो हमारी ओरल टेस्टिमोनी थी और डॉक्यूमेंट्री थी। यहाँ 94 सेक्शन ये कहता है, ज्यादा हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा इतना बड़ा हमारा क्षेत्राधिकार नहीं है कि हम उससे ज्यादा इसमें चलें। तो हमारा अब सिर्फ 94 में जो मतलब की रिलेवेंट बात है उसको हम आपको बताना चाहेंगे। कहना हमारा ये है सिर्फ इतना सा, रजिस्ट्रेशन एक्ट जिन चीजों को रजिस्टर्ड करने के लिए कहता है और वो चीजें रजिस्टर्ड हो जाती हैं, तो उनके विषय में जैसे खास करके इसमें लिखा, एविडेंस ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट एंड अदर डिपोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी रिड्यूस टू फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। ये सेक्शन 94 में सिर्फ हमसे ये कहना चाह रहा है कि जो डॉक्यूमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट बना है, जिसका डॉक्यूमेंट रिटन होना जरूरी था, और उसे बनने के बाद में उसका सबसे पहला एविडेंस यही होगी कि उसे पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट, अगर वो एक पार्ट में बना तो एक पार्ट, 20 पार्ट 10 पार्ट में बना है 10 पार्ट, 4 पार्ट में बना है 4 पार्ट, या काउंटर पार्ट में बना तो काउंटर पार्ट, वो कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए पेश किया जाए, उसे पढ़ाया जाए। ये सिर्फ इतनी बात पे जोर देता है कि भाई ओरल टेस्टिमोनी से नहीं, बल्कि जो बातें लिखित हैं उन्हें डॉक्यूमेंट से ही सिद्ध किया जाएगा। कुछ जैसे इसके कुछ उदाहरण दिए, तो उसमें क्या, यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट, इफ ए कॉन्ट्रैक्ट बी कंटेन इन सेवरल लेटर्स, ऑल द लेटर्स इन विच इट कंटेन मस्ट बी प्रूव्ड। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है और कई सेवरल लेटर्स में है तो सारे के सारे पत्र जो है इंस्पेक्शन के लिए कोर्ट को आने चाहिए, उससे ही वो सिद्ध होंगे। इफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज कंटेन इन ए बिल ऑफ एक्सचेंज, द बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी प्रूव्ड। अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है तुम्हारा वो कंटेन बिल ऑफ एक्सचेंज में है तो बिल ऑफ एक्सचेंज आना चाहिए। इफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन इन ए सेट ऑफ 3, ओनली वन नीड टू प्रूव। अगर वो 3 सेट में तैयार किया गया तो एक सेट उसका जो है उसी से सिद्ध कर ली जाएगी। तो ये कुछ परिस्थिति बताता है कि जब मौखिक साक्ष्य दिए जा सकते हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट विल वगैरह हो सकते हैं या बच्चा गोद लेने का मामला हो सकता है, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं होता। लेकिन जहां जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है, ये सब चीजें रजिस्ट्रेशन की है, या मान लो 100 रुपए से ज्यादा की कोई संपत्ति आप स्थावर है खरीदते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है, तो वैसे डॉक्यूमेंट अपने आप में उससे ही दिएगा। दूसरा जो सेक्शन है इसका, ये 95 में कहता है एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट। तो ओरल, जब किसी ऐसी संविदा, अनुदान या संपत्ति के अन्य कथनों के निबंधों या किसी बात को जिसके बारे में विधि द्वारा बातचीत है वह दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध की जाए, धारा 94 में साबित किया जा चुका है, तब किसी ऐसे लिखित
के पक्षकारों या उसके हित प्रतिनिधियों के बीच किसी मौखिक करार या कथन का कोई भी साक्ष्य उसके निबंध या खंडन करने उसमें फेरा पर सीधा सा क्वेश्चन ही है। यदि एक बार डॉक्यूमेंट लिख के आ गया और रजिस्टर्ड है, हो गया, तो लोग ये जो कहते हैं ना कि नहीं साहब हमारा मारूजा तो इसमें ये था लिखवाने का, इसमें ये था। अगर धोखाधड़ी, यहां कंडीशन क्या है कि एक तो डॉक्यूमेंट असली होना चाहिए। अगर मामला ये है कि धोखे में रखवाया गया, छल कपट से रखवाया गया, तो ये एप्लीकेबल नहीं होती है सेक्शन। लेकिन यदि धोखाधड़ी नहीं है, छल कपट नहीं है और वो पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है, तो भैया जो डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा वो ही पढ़ा जाएगा, सीधी सी बात ये है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा जाएगा। तो यहां इसका चैप्टर का नाम भी है ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस को कोई महत्व न दिया जाएगा जबकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगी। दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में, यदि कोई डॉक्यूमेंट दस्तावेज की फॉर्म में है तो मौखिक साक्ष्य उसके ऊपर प्रवेल नहीं कर सकता। सीधी सी बात ये है, आप अपने से जहन में 94 और 95 डाल लो। इसे कहावत है हिंदी में हमारे यहाँ पुराने, लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलती। क्या है, आदमी बक तो झूठ सकता है, लेकिन एक बार लिख के और जब वो रजिस्टर में चला गया और उस पर दस्तखत हो गए और 2 गवाहों ने दस्तखत कर दिए, फिर बख्तम नहीं चलती भाई। जो डॉक्यूमेंट में लिखा है वो सही, तुमने क्यों दस्तखत करे उस पर, किन परिस्थितियों में करे, तो आप उसी समय चैलेंज करते। नकली था, दबाव में था, क्या था, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर एक बार चीज लिख दी और आप उसे एडमिट कर रहे हो कि मेरा लिखा हुआ है, तो भाई नहीं, फिर कुछ नहीं चलता, फिर यही डॉक्यूमेंट चलता। तो अब आज हमारा ये जो है ओरल टेस्टिमोनी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किस परिस्थिति में दी जाएगी, किन किन डॉक्यूमेंट्स की डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आएगी, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, ये सारी, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्या होता है, ये सारी बातें हमने आज इस लेक्चर में यहां के लिए आज खत्म करते हैं। अब हम आते हैं इसमें, देखिए अगर आप क्रिमिनल प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, अगर आप क्रिमिनल प्रैक्टिस करने जा रहे हैं तो आपके लिए भारतीय दंड संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की नॉलेज होना जरूरी है। दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है, किताबों में कितना भी पढ़ो, किताब का ज्ञान जरूरी है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं उतरोगे तब तक इस कानून को समझना बहुत भारी है। मैं लॉ के समस्त स्टूडेंटों से कहता हूं, जिस दिन आप एलएलबी में एडमिशन ले लो, उसी दिन कोई ना कोई सीनियर वकील ढूंढ लो और उसके साथ लग जाओ। जब तक तुम्हारा लॉ कंप्लीट होगा उतने पीरियड में तुम बहुत कुछ सीख चुके होगे। इसलिए क्योंकि इन किताबों से हम आपको समझा सकते हैं, और इससे फायदा ये कि आपके दिमाग में बातें जो बैठ जाएंगी। देखो, खुद ही इस किताब को पढ़ना और किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा समझना जिसने इस फील्ड में काम किया हो, बहुत अंतर होता है। तो अब यहां हम बात करते हैं सेक्शन 104, ये था 94, अब सेक्शन 104 के आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, अभी तक तो थी एविडेंस क्या प्रकार की होती है, ओरल और डॉक्यूमेंट्री, ये आपको क्लियर कर दी है ओरल डॉक्यूमेंट्री। अब हम बात करते हैं कि प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, प्रोडक्शन और इफेक्ट ऑफ एविडेंस। तो इसका सबसे पहला सेक्शन है 104, बर्डन ऑफ प्रूफ। क्या है? बर्डन ऑफ प्रूफ। अब जरा से ये समझ लीजिए आप पहले तो
अभी तक तो आपने समझे काइंड्स ऑफ एविडेंस समझे। अब क्या है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है, मैं ऐसे समझाता हूं आपको। हमारे इंडिया में दो प्रकार के केस होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। सिविल केसेस में एक शिकायतकर्ता होता है, उसके कुछ लीगल राइट्स का हनन होता है तो वो कोर्ट चला जाता है, उसके लीगल राइट्स का हनन होता है तो वो कोर्ट चला जाता है या उसके साथ। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ फ्री के हॉस्पिटल होते हैं, अधिकतर हॉस्पिटल 1 रुपए के पर्चे पे चलते हैं हमारे इंडिया में। और इसी प्रकार की से हमारे यहाँ ये सिस्टम बनाया गया कि हम जो है जिसके साथ भी घटना हो जाएगी वो थाने जाएगा और थाने में बिना पैसे लिए पुलिस उसकी एफआईआर वगैरह दर्ज होगी और जो भी उसका खर्चा होगा, उसका मेडिकल कराने में या चोट वोट लग गई है तो वो सारा का सारा सरकारी अस्पतालों में फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। ये हमारा यहाँ नियम है। अब ये कितना पालन होता है कितना नहीं होता है ये तो सब आप लोगों को पता है, पब्लिक को भी पता है, ये तो मैटर रहा। और लेकिन मैं बात कर रहा हूं किताब की, जो किताब में लिखा हुआ है। हम इस विषय पर नहीं जा रहे कि वो उसमें पुलिस क्या कर रही है और वो क्या कर रहा है। कानून है, बस मुझे इतना पता है कि ये नियम ही है हमारा जो मैंने आपको बताया। अब कौन क्या कर रहा है उसका व्यक्तिगत मामला, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आपके मन में कोई किसी के बारे में विचार है तो भाई आपका व्यक्तिगत विचार है, मेरा नहीं। कहता मैंने नहीं मारी तो सारा का सारा बर्डन शिकायतकर्ता के ऊपर और पुलिस के ऊपर होता है कि वो ये सिद्ध करे कि उसके जो चोट मारी गई है ये मुलजिम ने मारी है। तो ये जो भार है सिद्ध करने का, बात को सिद्ध करने का, अपने कथन को सिद्ध करने का जो भार है वो जिस पर होता है उसे बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं। अभी डेफिनेशन भी दूंगा आपको, उसे बर्डन ऑफ प्रूफ कहते हैं। सिविल केसेस में भी यही होता है कि जो कोई न्यायालय में जाता है और कहता है कि ये मेरा राइट्स है, ये मुझे मिलना चाहिए, तो अपने राइट्स को सिद्ध करने का जिम्मेदारी उसी व्यक्ति के ऊपर होती है जो उसका क्लेम करता है या जो उसको असर्ट करता है। तो ये बातें तो मैंने बताई सिविल के में। अब आओ इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि 104 में बर्डन ऑफ प्रूफ क्या चीज है। मैंने जो अपनी डेफिनेशन इसको हल्की करके बनाई है, पहले हिंदी में आपको इसकी वाली पढ़ दूं फिर मैं अपनी वाली कर दूं। जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसी किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो उस तथ्य के अस्तित्व पर निर्भर है जिन्हें वह प्रख्यान करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है। और जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य को साबित करने के लिए आबद्ध है तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है। पहली डेफिनेशन सबूत के भार की ये है। अंग्रेजी में भी एक बार जरा सी नजर मारो भाई। सेक्शन 104 बर्डन ऑफ प्रूफ। Whoever desire any court to give judgment as to any legal right, वर्ड को समझे, लीगल राइट और लाइबिलिटी depend on the existence of fact which he assert must prove that those fact exist, and when a person is bound to prove the existence of any fact, it is said the burden of proof lies on that person। बस यही समझ लो, इतना ही है बस। अब थोड़ा सा सरल हिंदी में इस पे बात कर लें। जब कोई व्यक्ति न्यायालय के पास जाता है और किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में चाहता है कि न्यायालय उस बात को निर्णित करे, अर्थात उसका कोई लीगल राइट है या किसी व्यक्ति दूसरे का दायित्व है या कोई भी दायित्व है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट है, अधिकार है, विधिक राइट है, लेकिन लीगल राइट की बात चल रही है यहां पर। यहां न्यायालय जो काम करेगा लीगली करता। तो वह जो ये कहता है
कि ये निर्णय मेरे पक्ष में करा जावे और ये मामला है, फैक्ट है, तो उसे अपने केस को सिद्ध करना होगा, सबूत उसे लाने होंगे, उसे सबूत लाने होंगे। तो ये दैट इज कॉल्ड बर्डन ऑफ प्रूफ। अब क्या है, एक आदमी कहता है कि फला व्यक्ति को कत्ल की सजा दी जाए कि इनने कत्ल किया है। एक व्यक्ति ये कहता है कि फला व्यक्ति को कत्ल में सजा दी जाए, कत्ल के केस में। तो जो व्यक्ति ये कहता है कि कत्ल की सजा इसे दी जाए, उस व्यक्ति के ऊपर भार होगा कि वो सिद्ध करे, वो सिद्ध करे कि इस व्यक्ति ने कत्ल, दूसरे व्यक्ति ने कत्ल किया है। मैं समझता हूं आपके जहन में ये बात आई होगी, बैठी होगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ। सिंपल सी डेफिनेशन, सिंपल सी बात। जब कोई व्यक्ति किसी लीगल अधिकार के बारे में कहता है कि इस अधिकार का अस्तित्व है, तो उस अधिकार के अस्तित्व को दूसरे के खिलाफ है, उस अधिकार के अस्तित्व को दूसरे के खिलाफ सिद्ध करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जो ये कहता है, असर्ट करता है। तो पहली वही एक कहावत है ना, जो बोले सो कुंडी खोले, जो बोले सो कुंडी खोले। तो भैया जो भी कहता है कि न्यायालय उसके पक्ष में निर्णय दे, तो उसे भैया सिद्ध करना पड़ेगा। अब इससे जरा सा और हटके थोड़ा सा और आ जाओ, अब इसके अगले सेक्शन पे आ जाओ। क्योंकि जब हम बैठे ही हैं, पढ़ने ही निकले हैं, तो पढ़ाई जाएगा भाई साहब। अब तो मामला पढ़ाई पर ही है, सब कुछ टिका हुआ। आ जाओ, पहला सेक्शन हमारा 104 खत्म हो गया। छोटे छोटे हैं, देखो हमारा उद्देश्य आपके दिमाग में बात को बैठालना है, वो बात आपके दिमाग में घर जाए। देखिए कितनी, देखो वैसे तो माइंड डेवलप होता है जब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कमेंट्री पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, बीच कमेंट्री पढ़ेंगे, तो हमारा समय 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 धीरे 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 करके हमारा माइंड डेवलप होता चला जाएगा। लेकिन हमें क्या है कि बेसिक फंडा जरूर क्लियर होना चाहिए। अगर हमें बेसिक फंडा क्लियर नहीं है तो हमारी कमेंट्री भी समझ में नहीं आने की। तो बर्डन ऑफ प्रूफ को मैंने इतना समझाया, इतना ही समझेंगे तो आपके लिए इतना ही बतेरा है। और धीरे धीरे कमेंट्री पढ़ेंगे, लॉ पढ़ेंगे, हर देखो हर चीज के बारे में अलग अलग न्याय समझ आती है। आप स्टूडेंट हो और धीरे धीरे प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से आप इंप्रूव करेंगे। सुनने में कोई बुराई तो है ही ना, क्यों? देखिए इन वीडियो का फायदा ये है कि आप वैसे भी दुनिया भर की वीडियो देखते हैं। अगर इन वीडियो को आप खाट पे लेट के भी या बैठे हुए भी कहीं सफर में भी, ट्रेन में भी आप सुन लें, तो ये आपको एजुकेशन का काम देंगे। और आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, तो ये बातें आपके जहन में बैठेंगी। क्योंकि हर चीज मनोरंजन के लिए होनी, शिक्षा के टाइम पे शिक्षा होती है, मनोरंजन नहीं। तो ये वीडियो जहाँ मनोरंजन का साधन होती है, पिक्चर वाली मनोरंजन करती है, ये जिंदगी चलाती है। इन वीडियो से न्याय बढ़ेगी, न्याय सॉरी बुद्धि बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी तो आय बढ़ेगी। क्योंकि जब तक नॉलेज ही नहीं होगी तो इनकम कैसे बढ़ेगी, और लाइफ चलाने के लिए इनकम की आवश्यकता है। तो इनकम बहुत बड़ा साधन, इनकम के बगैर कुछ नहीं। पूजा पाठ अपनी जगह है और इनकम अपनी जगह। पूजा भी जरूरी है तो इनकम भी जरूरी है। तो अब ये इनकम कमाने का मतलब साधन है, नॉलेज होगी तो इनकम कमेगी। अब हम उस अब टाइम नहीं खराब करते, आगे चलते हैं, 8 मिनट रह गए। ये सेक्शन कहता है सबूत का भार किस पर होगा, ऑन whom burdens of proof lies। क्या डेफिनेशन देता है, पहले मैं ही बताता हूं।
बर्डन ऑफ प्रूफ का भार उस व्यक्ति पर होगा यदि दोनों ओर से कोई व्यक्ति साक्ष्य न लाए, तो जिस व्यक्ति के असफल हो जाने की चांस है, उस व्यक्ति पर बर्डन का भार होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। अभी हो यार, ये क्या लैंग्वेज है? बस यही लैंग्वेज है भाई साहब इसकी एक्ट की, यही खासियत है इसकी। एक कहावत है, उन्होंने कहते हैं बिहारी ने गागर में सागर भरा। तो ये जो इंडियन एविडेंस है, गागर में सागर है। इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ये सागर के बराबर की लाइन है। तो ये कहना चाह रहा है कि दोनों व्यक्तियों में से एक बात तो उन्होंने पहले कह दी, ऊपर जो कहनी थी कह दी, अब ये कह रहा दूसरी बात। इसको उदाहरण के मार्फत से समझे तो ज्यादा अच्छा। उदाहरण से समझाता हूं आपको क्या कहना चाहता हूं। इसकी सरल हिंदी में समझे कि जो व्यक्ति असफल होने के चांस ज्यादा है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर लाई करता है, सीधी सी बात है। इसका बेसिक सिद्धांत है, जो असफल हो जाएगा, यदि पक्षकार मैंने पहले बता दिए, सिविल में वादी प्रतिवादी, और इसमें कंप्लेनेंट और एक्यूज, क्रिमिनल में दो ही फंडे और तीसरा फंडा नहीं होता बॉस। सिविल और क्रिमिनल केस, सिविल और क्रिमिनल, सिविल केस में वादी और प्रतिवादी जो मुकदमा डालता है और जिसके ऊपर डाला जाता है, और उसमें जो जिसके साथ घटना होती है और जो दुर्घटना करता है, क्रिमिनल में आता है वो। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? जो असफल हो जाएगा सबूत का भार उस पर है। अब इसको हिंदी में समझ लो साधारण में। कौन पक्षकार असफल हो जाएगा? यदि दोनों पक्षकार कोई एविडेंस ना दें तो। यही देखना, यही बात समझ में आ गई। तो एक आदमी ने एक आदमी को चेक दिया 10 लाख रुपए का, और चेक देने के बाद में वो कोर्ट में ये कहता है ये चेक तो मैंने दिया, लेकिन मैंने फ्रेंडली इसे लोन दिया, मेरे पे इसकी कोई देनदारी या ऋण नहीं था। यदि जिसको चेक दिया वो चेक डाल के सिर्फ इतना कह दे, जी मेरे से इनने माल लिया था, मेरे से इनने सामान लिया था और इनने मेरा नहीं दिया, तो चेक देना ही अपने आप में देनदारी साबित करता है। अगर आपने चेक दिया, तो अगर सपोज करो एक आदमी ने चेक दिया है और वो चेक डिसऑनर हो जाता है, तो उसके चेक के हॉनर की जिम्मेदारी, हॉनर कराने की, उसकी इज्जत कराने की, अर्थात पेमेंट कराने की जिम्मेदारी उसकी होगी जिसने वो चेक दिया है। अगर कोई व्यक्ति चेक देता है तो ये कह सकता है, अपनी डिफेंस ला सकता है, उनने ये एडमिट कर लिया कि चेक मेरा है, मेरे दस्तखत है, मेरे अकाउंट का, मेरे खाते का, तो वैसे भी एडमिट करना पड़ेगा। लेकिन इसका मेरे पे कोई पैसा नहीं था, मैंने फ्रेंडली लोन दे, फ्रेंडली उसमें दिया है। तो यदि पहला वाला आदमी और कोई एविडेंस ना देवे, सिर्फ इतना दिखा दे कि बैंक के अकाउंट सिद्ध करता है कि ये चेक इसके अकाउंट का, इसने मुझे दिया था लेनदारी में, तो भी जो मुलजिम है उसे ये बताना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा कि चेक जो है मैंने जो दिया था वो वैसे दिया था, फ्रेंडली मैनर में, इसका कोई कर्जा नहीं था, मैं तो उधार दे रहा था इसे पैसे, मेरे पे कोई दायित्व या ऋण नहीं था इसका। तो ये बात फिर अगर वो ऐसा क्लेम करता है तो ये कोर्ट में उसे सिद्ध करनी पड़ेगी। तो अर्थात बर्डन ऑफ प्रूफ इस केस में चेक के मामले में उसके ऊपर है जिसने चेक इशू किया है।
ये जो सेक्शन है ये बर्डन ऑफ प्रूफ की शिफ्टिंग को भी बताता है। एक और उदाहरण लो आप इसके लिए, बहुत बढ़िया। कई बार एक लड़का बालिग है, एक लड़की भी बालिग है। लड़के के ऊपर आरोप है कि इसने जो कुछ भी किया जबरदस्ती और लड़की की इच्छा के विरुद्ध किया। लड़की ने यदि इतना बयान दे दिया तो मुलजिम को सजा पक्की, सबूत हो गया। लेकिन यदि मुलजिम चुप रहा उसके बयान सुनने के बाद में और उसने कोई अपना सबूत नहीं दिया तो किसको नुकसान होगा? मुलजिम को। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आ गया? शिफ्ट हो गया मुलजिम पे। प्रोसिक्यूशन अपना सिद्ध करेगा केस, पहले वो प्रोसिक्यूशन अपना सिद्ध कर देगा और जब ये साबित होने के बाद की बात है ये सब, तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ इस पे आ गया तो इसे ये साबित करना पड़ेगा कि लड़की के साथ जो हुआ वो सब कुछ इसकी सहमति से हुआ। जैसे क्या? लड़का कोई व्हाट्सएप की जो कॉल है लड़की की वो दिखाए, कोई लेटर्स लिखे गए हैं तो उन्हें पेश करे, किसी होटलों में घूमने गए हैं उसे पेश करे। ये सारी की सारी बातें कंसेंट दिखाने के लिए सिद्ध करनी पड़ेगी। तो ये जिम्मेदारी किस पे आ गई? लड़के पे आ गई। अगर लड़का ये सिद्ध नहीं करेगा, अपनी डिफेंस नहीं लेगा, प्रूफ नहीं करेगा, तो बर्डन ऑफ प्रूफ से यहां ये समझे 155 का मेल, ये सेक्शन शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ की बात कर रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ भी शिफ्ट हो रहा है। तो इसकी जो फ्रेज है, अंग्रेजी में पढ़ता हूं बार इस फ्रेज को जरा पढ़ता हूं आपको। द बर्डन ऑफ प्रूफ इन ए सूट proceedings lies on the persons who would fail if no evidence at all were given on either side। either side कह दो, either side प्रोनाउंसिएशन कभी कभी अलग अलग है। तो मारूजा ये है कि बर्डन ऑफ प्रूफ कई बार मैं इस प्रिंसिपल का ध्यान हमें कोर्ट में काम करते वक्त रखना होगा कि कहीं बर्डन ऑफ प्रूफ हमारे पे ही तो नहीं आ गया शिकायतकर्ता की जगह। इवन दो हम वी आर एक्यूज, ऐसे कई मामले अभी आएंगे। जैसे एक मामला होता है दहेज हत्या का, उसमें प्रिजम्पशन होती है कि लड़की 7 साल के अंदर अगर मरी है तो ये माना जाएगा कि मुलजिम की गलती से मरी है, तो ऐसी प्रिजम्पशन हो जाएगी यदि अभियोजन ये सिद्ध कर दे कि सून बिफोर देयर वाज ए डिमांड ऑफ डाउरी। तो ऐसी परिस्थिति में बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा उधर। ये तो इतना अपना सिद्ध कर देगा, इन्होंने तो कर दिया, लेकिन तुम्हें अपने बचाव के लिए जो सिद्ध करना है, अदरवाइज तुम्हें सजा हो जाएगी। तो ऐसे कुछ सेक्शंस और आएंगे। तो यहां बर्डन ऑफ प्रूफ में यही समझे। तो पहले बर्डन ऑफ प्रूफ समझा आपने, अब ये आपको समझाएगा 105 कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा? जो फेल हो जाएगा, जो फेल हो जाएगा बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होगा यदि किसी भी पार्टी ने साक्ष्य नहीं दिया। यहां इतना ही। अगली बार 106 पार, 400 पार नहीं, 106 पार। अर्थात हमारा कहने का मतलब है अब जो हम स्टार्ट करेंगे तो 106 सेक्शन से करेंगे। थोड़ा बहुत हंसने के लिए करना चाहिए, राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारे लिए जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको नमस्कार है, वो चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, हमें कोई लेना देना नहीं। राजनीति से हमारा इशू नहीं, हमारे लिए सब इज्जतदार, सबके हाथ जोड़ते हैं।